एनडीए के जो घटक दल जो उनके हैं एनडीए वाले, वो खुश हैं या वो बीजेपी उनको किनारे लगाना चाहती है? बहुत कुछ। सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं जरा कांग्रेस की तैयारियों से लेकर बीजेपी की तैयारियों तक? धन्यवाद राजीव जी। अगर विजय सिन्हा साहब यह कह रहे हैं कि बिहार में जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तो क्या गलत कर रहे हैं? बीजेपी देश के सभी राज्यों में अपनी सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्य धारा में रहने के लिए राजनीति नहीं कर रही है। बीजेपी असम में प्रफुल्ल महंता को राजनीति कराने के लिए नहीं काम कर रही है। बीजेपी केरला में विजयन साहब की राजनीति करने के लिए नहीं है। बीजेपी ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद के लिए उत्तर प्रदेश में सक्रिय नहीं है। वो तो अपनी राजनीति कर रही है और अपनी राजनीति करती रहेगी और अपनी राजनीति करती रही है। उसने किसी भी ऐसे राजनीतिक दल को अपने साथ साथ चलने के लिए कोई जगह नहीं दिया जहां वो खुद अपने बूते खड़ी हो गई। उत्तर प्रदेश में लोगों के भरोसे आई। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे दो सदस्यों की पार्टी रही, आज 240 सदस्यों की पार्टी है। तो वह नीतीश कुमार के लिए जगह बनाने के लिए बिहार में नहीं राजनीति कर रही है। हमेशा से उसका प्रयास रहा है कि उसको अपने बूते खड़ा होना है और अपने इस संकल्प को उसने कभी छिपाया भी नहीं। आप जेपी नड्डा साहब का पहला कार्यकाल याद कर लीजिए, जब उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दलों का कोई भविष्य नहीं है, वो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगे। यह नीतीश कुमार जी को समझने की बात है कि वो कहां खड़े हो रहे हैं, किसको जगह दे रहे हैं। वो आज शिंदे साहब की स्थिति क्या बन गई? महाराष्ट्र में शिंदे साहब ने उनको ताकत दी। बीजेपी जब मजबूत हो गई, अपने बल पे इतनी बड़ी ताकत लेके चली आई, तो शिंदे साहब को कंधे में बैठाने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपनी शर्तों के साथ सरकार बनाया, अपनी शर्तों के साथ उसने विभागों का वितरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने अगर नीतीश कुमार को सरकार बनाने में कम सदस्यों की संख्या होने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाने का यह कतई मतलब नहीं है कि उनको सदा सदा के लिए मुख्यमंत्री बनाकर रखेगी। यह संभव नहीं था। अगर महाराष्ट्र में उसने शिवसेना के उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया, जिस शिवसेना के बदौलत तो महाराष्ट्र की राजनीति में प्रवेश की, बाला साहब ठाकरे के कंधे पर सवार होकर के वो मुंबई में प्रवेश की है, उस बाला साहब ठाकरे की परंपरा को, उनकी विरासत को उद्धव ठाकरे के हाथों से छीनने में उसने कोई संकोच नहीं किया। इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए जो विजय सिन्हा साहब कर रहे हैं। यह जरूर है कि विजय सिन्हा साहब के इस खुले उद्घोषणा से और बहुत सालों पहले की गई जेपी नड्डा साहब की उद्घोषणा से सबक लेने की जरूरत नीतीश कुमार जी को। अगर वो तैयार है, अगर वो इस बात के लिए तैयार है कि अगर उनकी पार्टी का अस्तित्व रहे या ना रहे और वो बीजेपी के साथ लगे रहेंगे, या उनकी मर्जी है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी में किसी भी राज्य में आप उदाहरण नहीं दे सकते जहां जिस राजनीतिक दल के सहारे उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी गई और उस राजनीतिक दल के कंधे पर सवार होकर के आगे नहीं निकल गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। किसी का भी आप नाम ले लीजिए, तो वह उनका कंसेप्ट क्लियर है। और वह आज उनकी मजबूरी केवल बिहार में यह है कि उनके पास कोई न तो हिंदुत्व का कोई बड़ा चेहरा है, न कोई सामाजिक समीकरण का कोई बड़ा चेहरा है। उन्होंने इस कारण से वह नीतीश कुमार जी को अपने साथ ले चल रहे हैं, अन्यथा कोई कारण नहीं। और मैं अगर वो ऐसा करते हुए दिख रहे हैं तो मैं इसमें कोई गलती भी नहीं मानता। लेकिन जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नीतीश कुमार को अलग करने का या नीतीश कुमार का एनडीए से अलग हो जाने का आज एनडीए पर उसका असर पड़ेगा। बिहार में अगर वो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो निश्चित रूप से उसमें नीतीश कुमार का योगदान है और चंद्रबाबू नायडू साहब का योगदान है जी। सरकार में बने रहने के लिए, आज सरकार चलाते रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के तमाम तरह के जो मांगे हैं, राजनीतिक दबाव है, जो उनकी प्राथमिकताएं, उनको स्वीकार कर रही है। अन्य कोई कारण नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के दबाव में या चंद्रबाबू नायडू के भी दबाव में सहयोग लेने के बावजूद भी उसने अपने एजेंडे को कभी के साथ समझौता नहीं किया। जिन एजेंडों को अटल बिहारी वाजपेयी ने संवित सरकार होने के कारण से अपने एजेंडों को उन्होंने नीचे रखा, उसको पीछे रखा, उसके साथ समझौता किया, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने सरकार चलाई,
नीतीश आज की बीजेपी की सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। आज की बीजेपी की सरकार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, वो उन्हीं मुद्दों पे कायम है और उन मुद्दों को बढ़ा रही है वो। अब केवल और केवल आखिर लोगों का विश्वास कांग्रेस की ओर क्यों बढ़ रहा? कांग्रेस लोगों का यह मानना है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से असंतुष्ट लोग हैं या जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं, वो कांग्रेस की ओर ही देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में दोबारा आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर नहीं चलने के लिए तैयार है। वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति नहीं कर रही है, वह उस किसी भी राजनीति का सहारा नहीं ले रही है जो उसकी विरासत के विपरीत हो, और जल्दी से जल्दी वह अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़ सकती है। वह अपने सिद्धांतों पर, अपने विचारों पर, अपने एजेंडे पर, अपने राजनीतिक लक्ष्यों पर आगे बढ़ रही है, और यही वजह है कि लोगों के बीच में उसकी विश्वसनीयता है। और यह जो बढ़ती हुई विश्वसनीयता है, उसको चुनावी जीत में बदलने की जरूरत कांग्रेस के पास है। यह जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है कि वह क्या करे कि जो राजनीतिक माहौल, जो परिवेश राहुल गांधी ने तैयार किया, उस राजनीतिक लाभ को वह चुनावी जीत में बदल ले। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपने संगठन को मजबूत करे, ऐसे लोगों को पहचान करे जो स्लीपर सेल हैं, उनको बाहर करे, और जो सक्रिय लोग हैं उनको आगे रखे जी। अपने संगठन को मजबूत करे, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने एजेंडे को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करे, और जो प्रतिबद्धताएं राहुल गांधी दोहराते रहते हैं, जिन बातों को प्रियंका गांधी कहती रहती हैं, उन्हीं बातों को कांग्रेस के नेता अपने अपने इलाकों में कहते हैं। आप देखेंगे कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं, जिन मुद्दों को सामाजिक न्याय की बात करें, जाति जनगणना की बात करें, अडानी के मुद्दे को बात करें, अंतरराष्ट्रीय जगत पर जो भारत की स्थिति उनकी बात करें, जो नीचे का दूसरी तीसरी लाइन के नेता हैं उससे बात ही नहीं करते। इस वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिन एजेंडों को, जो सामाजिक न्याय की और सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति है कांग्रेस की आज के दौर, उस राजनीति को, उस मुद्दे को, उस एजेंडे को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस संगठन के ऊपर है। उस कांग्रेस संगठन के ऊपर अब यही आवश्यकता है कि नेतृत्व इस स्थिति को बरकरार रखे। अगर इस स्थिति को बरकरार नहीं रखेंगे, आज उनका राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कौन से प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों की भाषा क्या है जी। और उन प्रस्तावों को आम लोगों तक पहुंचाने की उसके पास रणनीति क्या है। निश्चित रूप से कि आज किसी भी राजनीतिक दल के सोशल मीडिया के ढांचे से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसको उस तंत्र को भी का सहारा लेना पड़ेगा जिनके माध्यम से वो लोगों तक बड़ी तादाद में पहुंच सकती है। इसकी पहचान करना कांग्रेस की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में सफल है, वह उन सभी लोगों को पहचानती है, उन सभी तत्वों को पहचानती है, उन सभी संगठनों और संस्थाओं को पहचानती है जो उसके एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, और उसके साथ उसका कनेक्ट बेहतर बना रहता है जी। कांग्रेस इस चीज को नहीं समझती। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी के नाम पर वह अपने आप को आगे निकाल ले जाएगी। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की 2014 में जो स्थिति बनी और 2024 तक जो स्थिति में सुधार हुआ, उसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी का बड़ा योगदान है जी। और राहुल गांधी के चेहरे का उतना योगदान है जितना उनके राजनीतिक गतिविधियों का योगदान है। वह उनकी भारत जोड़ो यात्रा है, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, अपने विषयों पर उनकी निरंतरता है, उन विषयों पर उनके लगातार बने रहने की कोशिश है। किसी भी तरह के अपने एजेंडे में संशोधन उनका नहीं है। बीजेपी सरकार के खिलाफ उनकी आक्रामकता है। अन्य दलों को, जो गैर बीजेपी राजनीतिक दल है, उनको अपने साथ जुड़े रहने की उनकी अपनी एक राजनीतिक कौशल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस नेतृत्व के द्वारा पैदा किए गए राजनीतिक ज्वार को लोगों तक पहुंचाने, उस लोगों को पहुंचाने के बाद उसको चुनावी जीत में बदलने की जो जिम्मेदारी कांग्रेस संगठन के ऊपर है, उस जिम्मेदारी को कांग्रेस संगठन को निभाना पड़ेगा। मेरा अपना मानना यह है कि इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के माध्यम से संभव है कि कांग्रेस इस लोगों के बीच में यह संदेश और प्रभावी तरीके से देने में कामयाब हो कि वही एकमात्र ऐसी राजनीतिक ताकत है इस देश की जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को प्रभावी तरीके से चुनौती देने की स्थिति में है। जी बिल्कुल, बहुत कुछ अभी अगले राउंड